नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती। सीएम मनोहर लाल ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर उन्हें आदरपूर्वक किया नमन। मुख्यमंत्री ने नए बीपीएल कार्ड धारकों से किया सीधा संवाद। लाभार्थियों ने जताया सीएम का आभार। सिख बंदियों की रिहाई के लिए मोहाली में धरना प्रदर्शन। बड़ी संख्या में धरने के समर्थन करने के लिए पहुंच रहे लोग। और अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती मनाई जा रही है। संत गुरु रविदास जी उन महान संतों में से एक हैं जिन्होंने समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने की राह दिखाई। उन्होंने अपनी भक्ति भावना से पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। संत रविदास जी की जयंती के मौके पर आज सभी राज्यों में समागम करवाए जा रहे हैं और जगह जगह शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। सभी नेता आज संत रविदास जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी संत शिरोमणि रविदास जी को याद कर श्रद्धा सुमन भेंट किए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि समाज को एकजुट रखने के साथ साथ श्रद्धा, भक्ति, समानता और करुणा का मार्ग दर्शाने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर आदरपूर्वक नमन करता हूं और उनके महान विचार मानव के दृढ़ चरित्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आइए उनका अनुसरण करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए बीपीएल कार्ड धारकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने बीपीएल कार्ड बनाकर गरीब परिवारों का कल्याण किया है। अब इन परिवारों को सरकार की सभी योजनाओं का सीधा लाभ मिल पाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार अंत्योदय परिवारों को मुख्यधारा में लाने के लिए अनेक योजनाओं को चला रही है, जिनमें रोजगार मुहैया कराने, उनके स्वास्थ्य की देखभाल, अच्छी शिक्षा और आवास की सुविधा आदि शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय परिवारों की सुविधा के लिए अब ऑटो मोड पर बीपीएल राशन कार्ड बनाने का काम शुरू हो गया है। आप सब लाभार्थियों के बीपीएल कार्ड भी हाल ही में बने हैं। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक आय के मापदंड के आधार पर नए बीपीएल परिवारों को जोड़ा गया है। उन परिवारों को ऑनलाइन बीपीएल राशन कार्ड दिए जा रहे हैं जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 29 लाख से अधिक परिवारों को नए बीपीएल कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भी जरूरतमंद परिवारों को वरीयता दी जा रही है। ऐसे परिवारों के उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान किया गया है। अंत्योदय परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 30,000 परिवारों को मदद उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की वार्षिक आय को कम से कम 1,80,000 रुपए तक करने का बीड़ा उठाया गया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एससीएस स्तर के अधिकारियों को इलेक्ट्रिक वाहन मुहैया करवाए जाएंगे। इसके लिए विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और सरकारी स्तर पर भविष्य में ई वाहनों की खरीद की जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में आयोजित ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपो में आए विभिन्न कंपनियों के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कई मॉडल का अवलोकन किया। उन्होंने एक्सपो में आए औद्योगिक क्षेत्र के लोगों से कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों में कई नई तकनीकें आ रही हैं जिस पर अधिक काम किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सभी राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई गई हैं। हरियाणा ने भी इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाई है जिसके कारण लोग तेजी से इस नीति के तहत लाभ लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा का कोई भी विद्यार्थी अगर ई व्हीकल पर शोध करके उनका पेटेंट करवाएगा और अगर कोई भी विश्वविद्यालय इलेक्ट्रिक वाहन पर रिसर्च सेंटर खोलना चाहता है तो सरकार उसकी मदद करेगी। पहले तो सबसे खुशी की बात है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पीएचडी चेंबर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो नॉर्थ इंडिया का पहला लगाया है और एक इनसे इसको कह लीजिए पहला कदम है जो लोगों को ई मोबिलिटी की ओर ट्रांसफॉर्म करेगा। आज यहाँ पर देश में मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों से लेकर इंपोर्टेड गाड़ियाँ, कमर्शियल व्हीकल्स तक भी इलेक्ट्रिक मॉडल्स में इनने डिस्प्ले करे हैं और ये एक अपॉर्चुनिटी है चंडीगढ़ के आम नागरिक को आकर देखने की जो ग्रीन मोबिलिटी की ओर एक कदम में इस एनवायरनमेंट का साथ देगा। अगर ओवरऑल कॉस्टिंग और 10 साल की यूटिलाइजेशन को कंपेयर करें तो जितना खर्चा हम पेट्रोल डीजल मेंटेनेंस में लगाते हैं उससे कम
हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। और प्रदेशों ने भी रिसेंटली हरियाणा ने भी अपनी ई व्हीकल पॉलिसी निकाली है, जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के इंसेंटिव्स देने की बात कही है। अभी आज सुबह तक ही 350 से ज़्यादा कार बायर्स ने हरियाणा प्रदेश में अपने आप को रजिस्टर कराया है, जिसमें 10 लाख की रेंज से इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू होते हैं और एक 65 लाख की किया गाड़ी को भी किसी ने परचेज कर उसमें भी रिबेट सरकार से मांगी है। तो मैं मानता हूँ कि लोगों को अब समझ आ रही है और धीरे धीरे ग्रीन मोबिलिटी की ओर लोग जा रहे हैं। और PhD के सभी साथियों का मैं धन्यवाद करूँगा कि उनने ये पहला मौका लगाया है और इसको हम केवल मात्र यहाँ ही नहीं, अब गुड़गांव में, फरीदाबाद में जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें भी आने वाले समय में इनकी मदद से रेप्लिकेट करेंगे कि और लोग आए और लोग देखें और ग्रीन मोबिलिटी की ओर ट्रांसफॉर्म। फतेहाबाद के स्वास्थ्य विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब फतेहाबाद के भूना इलाके में एक महिला स्वाइन फ्लू से संक्रमित मिली। स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। संक्रमित महिला हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती कराई गई है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग बढ़ा दी है। जिले में अब तक 3 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2 मरीज ठीक भी हो गए हैं। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा दिन दिहाड़े क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 थाने से चंद कदमों की दूरी पर घर में घुसकर हथियार के बल पर मां और 2 बच्चों को बाथरूम में बंधक बनाकर हुई लूट से लगाया जा सकता है। जी हां, बता दें कि 2 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर मां और 2 बच्चों को चाकू और रिवॉल्वर की नोक पर बाथरूम में बंधक बना लिया और टेलीविजन की आवाज तेज कर घर में रखे 2 लाख कैश और ज्वेलरी की लूट कर फरार हो गए। बंधक बने मां और बच्चे पूरे दिन बाथरूम में बंद रहे। इसके बाद देर शाम लगभग 7 बजे के करीब जब बच्चों के मामा दूध लेकर घर पहुंचे, तब उन्होंने बंधक परिवार को मुक्त कराया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वही सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब जल्द ही लूट की वारदात को अंजाम देने वाले हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। ये अभी सूचना मिली है कि यहाँ ये इस मकान में राजकुमार नाम का व्यक्ति रहता है। ये अपने सुबह दिनचर्या के लिए अपने कार्य पे शोरूम पे गया था, तो पीछे इसकी वाइफ और 2 बच्चे थे। 2 अनजान युवक आए हैं, उन्होंने अपना मुंह ढका हुआ था। चाकू की नोक पे इनको डरा धमका के इनसे नगदी और 2 या 3 अंगूठी छीनी है। कितने की लूट हुई है कुछ अंदाजा? अभी तो जो औरत है उसने 2 लाख रुपये बताया। तो हथियार लेके पहुंचे थे, क्या क्या था? औरत का ये कहना भी चाकू की नोक पे है। अब हथियार तो चाकू हथियार की श्रेणी में आता है। नकाबपोश थे? हाँ, उन्होंने अपने मुंह ढके हुए थे। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? पुलिस की तरफ से दरखास्त ले ली गई है। अभी पर्चा दर्ज करके जो लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाएगा। कहाँ का मामला है सर ये सेक्टर 56-58 का। गांव अमूपुर में श्री गुरु रविदास सभा की ओर से संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का 646वां प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रवक्ता अर्थशास्त्र दीपक कुमार ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुरु रविदास जी का प्रकाश उत्सव बड़ी धूमधाम से सभी गाँव वासियों ने मिलकर मनाया है। इस कार्यक्रम में मेले में लंगर का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें सभी गाँव के लोगों ने भाग लिया। आज गांव अमूपुर में सदगुरु रविदास जी महाराज के 646वें प्रकाश उत्सव पर सभी को लख लख बधाइयाँ देता हूँ। हमारे गांव में प्रत्येक वर्ष गुरु रविदास जी महाराज का जन्म दिहाड़ा बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी ग्रामवासी मिलकर मनाते हैं। उसी कड़ी में आज गुरु रविदास जी महाराज का 646वां प्रकाशोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गांव अमूपुर में गुरु रविदास मंदिर के प्रांगण में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मेले का और लंगर का भव्य आयोजन किया गया है। गांव देहरादून जिला कैथल में संत गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन भी किया गया, जिसमें भक्तों ने गुरु जी की शब्द बानी से साथ संगत को निहाल किया। इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। अब की बार संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती बड़े धूमधाम से गांव देहरादून में मनाई जा रही है और इस 646वीं जयंती पर पूरा गांव की सभी बिरादरियां यहाँ पर इसको त्यौहार के रूप में मनाती हैं और पूरे के पूरे भारत में यह उत्सव पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है। सिख बंदियों की रिहाई के लिए मोहाली में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में धरने का समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा करनाल में भी सिखों की रिहाई को लेकर रोष प्रदर्शन देखने को मिला। सिखों ने पांव व हाथ में बेड़ियां डालकर रोष मार्च निकाला और एक बड़ा जत्था मोहाली के लिए पैदल रवाना हुआ।
हम यहाँ से करनाल डेरा कार सेवा गुरुद्वारे से पैदल निकले हैं सभी क्षत्रिय बिरादरी सिख संगत को लेकर, और हम मोहाली जो एक बंदी सिंहों को लेकर रोष मार्च चल रहा है। जो हमारे सिख बंदी हैं उनको आज सजाएं पूरी होने को भी 10-10, 15-15 साल हो गए सजा पूरी हुई। तो जब हिंदुस्तान में, भारत में एक संविधान, एक सब कुछ है, तो उनके साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तो उनको रिहा क्यों नहीं किया जाता? जो 28-28, 30-30 साल हो गए हैं, तो सिखों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रही है सरकार? इसको लेकर हम अपना रोष प्रदर्शन निकाल रहे हैं। हम मोहाली तक ऐसे ही पैदल जाएंगे। यमुनानगर में बढ़ रही बेरोजगारी व महंगाई को लेकर यूथ कांग्रेस के सैकड़ों युवक नेहरू पार्क मॉडल टाउन में इकट्ठे हुए और वहां पर जमकर नारेबाजी की। इसका नेतृत्व जिला ग्रामीण यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हरमनजीत ने किया और उन्होंने बताया कि इस बार बजट में भी युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस में भारी रोष है। इसके चलते उन्होंने नेहरू पार्क में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन जो आज हमने किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये सारा यूथ खड़ा है, ये सारा बेरोजगार यूथ है। ये आप देख सकते हैं सारे लड़के ये आज अगर खड़े हैं, मान लो अगर कहीं ये जॉब वगैरह पर लगे होते तो आज ये हमारे साथ यहाँ ना होते। ये सब बेरोजगार यूथ है। और बीजेपी सरकार में जैसे ही बीजेपी सरकार आई तो ये बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है, और आज की जो तारीख है, आज की डेट में ये 8.30 पर है, जो कि 2020-21 के आसपास 5 पॉइंट कुछ था। तो ये बात है कि अगर अब बजट को देखा जाए, बजट में इन्होंने यूथ को कुछ नहीं दिया। ये कहते हैं, इन्होंने कहा है कि हम नौकरियां निकाली है, इन्होंने भी हम नौकरियां देंगे, जो कि इनका करारा झूठ है। ये हर बजट में झूठ बोलते आए हैं। इस बार भी बजट में इन्होंने यूथ को कुछ नहीं दिया, कोई इन्होंने यूथ के लिए फंड नहीं निकाला। अगर देखा जाए तो ये कहते थे कि 2022 में, ये मेरे ख्याल 15, 16, 17 की बात है, उस समय की बात है, ये कहते थे कि हम किसान की आय 2022 में दोगुनी करेंगे। और आज किसान का हालात ये है कि किसान खुद खेती छोड़कर ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी ज़मीन बेचकर भाई कुछ काम कर लूँ, कुछ किराए पे जगह लेके किराया खा लूँ, लेकिन वो आजकल खेती करने को तैयार नहीं। यमुनानगर की रामपुरा कॉलोनी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब रामपुरा कॉलोनी के 22 वर्षीय महेश नामक युवक ने मफरल का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना मिलते ही रामपुरा पुलिस चौकी के पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया। मृतक महेश की बॉडी को अच्छी से जांच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भेज दिया है और पुलिस कर्मचारी आगे की जाँच में जुट गए हैं। चौकी में सूचना प्राप्त हुई थी कि रामपुरा कॉलोनी में किसी नौजवान लड़के ने सुसाइड कर लिया है, जिस पर मौके पर मैं पहुंचा अपनी टीम के साथ, जहां पर देखा कि एक महेश नाम का लड़का अपने किराए के मकान में सीढ़ी से फांसी ले ली, जिसने अपने गले में डाल के मफरल। फांसी लेने के बाद उसकी मौत हो गई है, जिसकी कार्रवाई जारी है। सर उम्र कितनी है? उम्र करीब 22 वर्ष है महेश की। क्या लगता है कुछ नशे नुशे का था या कुछ ऐसा ही था? नहीं, अभी कुछ नहीं पता चलता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जैसा होगा। वालों को किसी पर शक है या फिर नहीं, अभी तक किसी ने कोई शक नहीं जताया। कुछ कार्रवाई की जाएगी? आगे की कार्रवाई जैसे ये बयान देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।